संविधान में, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को अपनाया गया। देखिए हुआ क्या, जब हमारा संविधान लिखा गया तो दूसरे संविधान की जो भी विशेषताएं थी, भारत ने वो सभी विशेषताओं को अपने संविधान में जगह दी। तो ऐसे ही क्या किया गया कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। यानी कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको हमारे संविधान में जगह मिली है, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस से, आयरलैंड से, जापान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो याद रखिएगा साथियों, कहां से लिए गए हैं? बी विकल्प हो जाएगा आयरलैंड। ठीक है, अगली अगर यहाँ पर बात हो कि जो आयरलैंड से जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये किससे प्रदान किए गए हैं? तो साथियों ये राज्य को प्रदान किए गए। किसको दिए गए हैं? राज्य को दिए गए हैं। इनका वर्णन किसमें है? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। यानी हमारे देश में मौलिक कर्तव्य भी लिए गए। मौलिक कर्तव्य अधिकार है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है कि हमारे देश में क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। साथियों हमारे देश में मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति के आधार, समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है। यानी अगर पूछा जाए मूल संविधान में क्या नहीं है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इनको साथियों बाद में जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। इसीलिए इनका वर्णन हमें 4 का में मिलता है। किसमें? 4 का में मिलता है। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में साथियों एक और बढ़ा दिया गया। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। तो ये जो मौलिक कर्तव्य थे वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा सोवियत संघ से लिए गए हैं, अर्थात साथियों रूस के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, रूस के संविधान से इनको लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। तो सबसे हम पहले सीखते हैं लोकहित। लोकहित क्या है? देखिए लोक मतलब लोगों के हित को ध्यान में रखकर, लोगों के हित को ध्यान में रखकर साथियों लोकहित संकल्पना दी गई है। ये जो लोकहित संकल्पना थी साथियों, या तो हम कह सकते हैं जनता या बड़े भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में थी। इसीलिए साथियों इनको क्या कहा गया? लोकहित, उनके हित के लिए थी, इसीलिए इसको लोकहित कहा गया था। और साथियों ये संकल्पना कहां से ली गई थी? यूएसए के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा सबसे पहला अगर पूछा जाए लोकहित मुकदमे की संकल्पना कहां से ली गई, तो आप क्या कहोगे? यूएसए के संविधान से, पहली बात। दूसरी अगर पूछा जाए मूल अधिकार, क्या पूछा जाए? मूल अधिकार पूछा जाए, कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। तीसरी अगर बात करें साथियों न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा यूएसए के संविधान से लिया गया है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प, देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको यूएसए कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका का भाग है। ठीक है, इसको साथियों यूके कहा जाता है, यूके कहा जाता है। ये यूरोप का भाग है। किसका? यूरोप का भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसी पर रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिल गया। कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? देखिएगा न्यायिक
पुनरावलोकन, है ना। न्यायिक मतलब न्याय के क्षेत्र में, न्याय का पुनः मतलब पुनः अवलोकन, न्याय का पुनः अवलोकन। अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता है, तो उसके खिलाफ हम किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं कर सकते हैं। ये बात होती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी अपना जजमेंट दे देता है, तो उसके खिलाफ हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वह अपने न्याय का पुनः अवलोकन कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा गया है। और साथियों, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया। अब देखिए, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। कहाँ पर है? तो भारत में भी है और यूएसए में भी है। अगर यहाँ पर पूछा जाता न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया, अगर यहाँ पर होता को किस देश के संविधान से लिया गया, तो हम क्या कहते? केवल यूएसए कहते। लेकिन कह रहा है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, कहाँ कहाँ है? भारत में भी है साथियों, और यूएसए में भी है। यूएसए में भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राइट विकल्प साथियों जाएगा भारत और यूएसए। आगे देखिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहला कहा गया है भाग 1। भाग 1 आपने देखा होगा। भाग 1 का पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है वह राज्यों का एक संघ है। क्या कहता है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरा कहता है कि किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है, नाम परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, उसकी सीमा में बदलाव किया जा सकता है, काटा जा सकता है। ये कहा गया है भाग 2 में। और तीसरे में कहा गया है ऐसा संसद कर सकती है, संसद इसके लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। संसद इसके लिए, और ऐसा करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को दी गई है। भाग 3 बताता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है निम्न में से किसी एशिया की रोशनी कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप सभी लोग इंटर पढ़े होंगे, इंटर तो पढ़े होंगे ना, तो इंटर में एक इंग्लिश की बुक आती है ना, वो कंपलसरी होती है, जिसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। उसको क्या कहते थे? लाइट ऑफ एशिया कहते थे। लाइट मतलब होता है प्रकाश, और एशिया मतलब एशिया। एशिया मतलब एशिया। तो साथियों, इसको क्या कहते थे? एशिया का प्रकाश कहते थे। क्या कहते थे? एशिया का प्रकाश कहते थे। इसको क्या कहते थे? एशिया का प्रकाश। और इसमें किसकी कहानी का वर्णन था? महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय का वर्णन था। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय का वर्णन था। सभी ने पढ़ी होगी। किस किसने पढ़ी है कमेंट करिएगा। किस किसने पढ़ी है लाइट ऑफ एशिया? पंखुड़ी यादव जी, हाँ मैम जी, बिल्कुल सही अकरम भाई, बिल्कुल सही। इंटर के बाद 12वीं की है। भाई इंटर के बाद 12वीं नहीं आती, इंटर को ही 12वीं कहते हैं। बीपी सिंह तो भाई तुमको सही से पढ़ना चाहिए था। हाँ भाई, लाइट ऑफ एशिया एक बुक थी अलग से, है ना, अलग से सिलेबस में लगी हुई थी लाइट ऑफ एशिया। तो यहाँ पर देखिए, जो एशिया थी उसमें साथियों किसकी कहानी का वर्णन था? महात्मा बुद्ध की कहानी का वर्णन था। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ही साथियों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? महात्मा बुद्ध जाएगा। आप सभी को सब कुछ पता है, लेकिन चीजों को बाहर निकालने की जरूरत है। अब आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि जैसे कहा जाए लाइट ऑफ एशिया, तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा भाई इंटर की कहानी थी। मतलब इंटर में एक बुक अलग से चलती थी जिसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था,
जिसमें 7 विजन के विषय में डिटेल से बात बताई गई है। 7 विजन मतलब 7 स्वप्न थे। चलिए आगे देखिएगा। निम्न में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित कराई गई? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी में से कई लोगों को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो साथियों जो सबसे पहली बौद्ध संगीत थी वो कहाँ कराई गई थी? वह साथियों राजगृह में कराई गई थी। इसी को साथियों किस नाम से जानते थे? गिरिव्रज नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? गिरिव्रज नाम से जानते थे। ठीक है, और ये जो साथियों बौद्ध संगीत का आयोजन कराया गया था ये आपके 483 ईस्वी के आसपास कराया गया था। कब? 483 ईसा पूर्व के आसपास कराया गया था। जबकि दूसरी जो हुई थी बौद्ध संगीत वो 383 ईस्वी के आसपास हुई थी। दूसरी जो हुई थी वो 383, तीसरी जो हुई थी वो 250 और जो चौथी हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? राइट विकल्प जाएगा साथियों राजगृह। क्या जाएगा? राजगृह जाएगा। ठीक है, गिरिब्रज नाम से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? बढ़िया प्रश्न है। अगर बात करें हर्यक वंश, कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। ठीक है, बिंबिसार के जो पूर्व मतलब जो आने वाली पीढ़ी थी उनमें नाम किसका आता था? बिंदुसार का आता है, कलाशोक का आता है ना, ये सभी नाम आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो साथियों हर्यक वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। अगर पूछा जाए कब की थी तो लगभग 544 के आसपास की थी। तो यहाँ पर आप सन मत याद करिएगा क्योंकि इतना सन नहीं पूछेगा, सीधे पूछ सकता है कि राजवंश का संस्थापक कौन था, तो क्या होगा? हर्यक वंश था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार था, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सिकंदर भारत में कितने माह रहा? देखिए सिकंदर भारत में आता है और आकर साथियों लगभग 325 से 324 ईसा पूर्व तक रहता है। ईसा पूर्व रहता है, 325 से 324 ईसा पूर्व के मध्य रहता है। और साथियों यहाँ पर वह कितने वर्ष व्यतीत करता है? कितने माह व्यतीत करता है? 19 माह व्यतीत करता है। और इसी सिकंदर ने साथियों जो राजा पुरु था, राजा पुरु को हरा दिया था, लेकिन उसका जो राज्य था उसका राज्य वापस कर दिया। उसका राज्य क्या कर दिया? वापस कर दिया। उसको अपना मित्र बना लिया था। किसका? राजा पुरु को, जिसको राजा पोरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा 19 माह। अगला प्रश्न लिखा है किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? देखिए अशोक साथियों कैसा था? अशोक के विषय में आपने सुना होगा कलिंग का युद्ध, है ना? कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध में साथियों इतना भारी नरसंहार हुआ था, इतना भारी नरसंहार हुआ था जिसको देखने के बाद अशोक का जो मन था मन व्यथित हो गया। क्या हो गया? मन व्यथित हो गया और उसने एक कसम खाई थी कि अब मैं आज के अलावा कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। ठीक है, फिर साथियों इसके एक व्यक्ति से मुलाकात होती है जो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उनका नाम था उपगुप्त। कौन था? उपगुप्त था। और अशोक उपगुप्त के संपर्क में आते हैं और साथियों क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और इसी के लिए साथियों वो अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेज देते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा जाता है? श्रीलंका भेज देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। आगे देखिएगा, कह रहा है
बृहत कथा का लेखक था। अब भाई हम इसको नहीं बताएंगे, याद करिए बृहत कथा के विषय में कितना आपको पढ़ाया। बृहत कथा याद आया, बृहत कथा बिल्कुल सही। बृहत कथा किसने लिखी थी? गुणाढ़ ने लिखी थी। किसने लिखी थी साथियों? गुणाढ़ ने लिखी थी। गुणाढ़ ने लिखी थी। और इस बृहत कथा में, ये जो बृहत कथा है, बृहत कथा कई कथाओं का आधार बनी है। कई कथाओं का आधार बनी हुई है। बृहत कथा आधार बनी हुई है, ठीक है। बृहत कथा आपने सुना होगा, कादम्बरी। कादम्बरी जो है वो बृहत कथा से ही ली गई है। कादम्बरी जो है वो बृहत कथा से ही ली गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, अगर पूछा जाए बृहत के लेखक कौन, बृहत कथा के लेखक कौन है, तो गुणाढ़। लेकिन अगर पूछा जाए बृहत कथा मंजरी, क्या पूछा जाए? बृहत कथा मंजरी, तो इसके कौन हो जाएंगे? तो साथियों इसके हो जाएंगे छेमेन। क्योंकि छेमेन ने सिर्फ बृहत कथा मंजरी नहीं लिखी, महाभारत मंजरी, रामायण मंजरी, कई कई रचनाओं को इन्होंने अपनी इन्होंने मंजरी कह के उसको आधार बनाया है। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? गुणाढ़ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किसके शासनकाल में उत्तर पश्चिम में भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया? देखिए साथियों, एक व्यक्ति था सेंट थॉमस, है ना, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ने क्या किया था? ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ईसाई धर्म का प्रचार किया था। और इसी के नाम पर, इसी सेंट थॉमस के नाम पर दक्षिण भारत में एक स्थान भी है। दक्षिण भारत में एक स्थान है जिसको कहा जाता है सेंट टॉमे। पहले इसका नाम क्या था? सेंट थॉमस था। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सेंट टॉमे कह दिया गया। अब भी इसका नाम सेंट थॉमस के नाम से जाना जाता है। अब भी कई लोग इसको सेंट थॉमस के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर कहा गया किसके शासन में उत्तर पश्चिम से भारत में आकर सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार किया? साथियों कौन था? गोंडो फर्नीस था। इसी को कहा जाता है गोंदो फर्नीस। क्या कहा जाता है? गोंदो फर्नीस। ये साथियों पहलव, इसका पहलव वंश, पहलव को ही क्या कहते हैं? पार्थियन वंश कहते हैं। पार्थियन वंश कहते हैं। इसका पहला राजा माउस था। इसका पहला राजा कौन था? इसका पहला शासक माउस था। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारत और पश्चिम एशिया में मानसूनी मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आज तक शायद ही आपने पढ़ा हो या आपने किसी की शीट में इस प्रश्न को देखा हो। कहा है भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? भाई नाम किसका आ रहा है? नाम आ रहा है मानसून मार्ग की, हाँ, यानी मार्गसून का रास्ता, ठीक है। और ये जो खोज की गई थी वह साथियों किस मानसून मार्ग की गई थी? अरब सागर से चलने वाली तेज हवाएं, तेज हवाएं, या हम कह सकते थे अरब सागर से उठने वाला मानसून। इसकी साथियों खोज किसने की थी? हिप्पालस ने की थी। किसने की थी? हिप्पालस ने की थी। और इसी कारण जो व्यापार था, इसी कारण जो व्यापार था गुजरात के साथ, व्यापार जो था वो गुजरात के साथ वो क्या हो गया? अधिक आसान बन गया। क्या बन गया? अधिक आसान और सुरक्षित बन गया। क्यों? क्योंकि भाई पहले के लोग जैसे अपनी नाव लेकर आते थे, जहाज लेके आते थे, अचानक से मानसून उठ जाते थे और उनके जहाज लापता हो जाते थे उन हवाओं में। तो जब इसने मानसून हवाओं की खोज की, अब ये पता चल गया कि जो मानसून है वह कब उठते हैं। तो इस आधार पर साथियों उसने क्या किया था? इस आधार पर उसने ये कहा था कि जो व्यापार है वो गुजरात के साथ अब अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि हमने खोज की है मानसून रास्ते की। किसकी खोज की है? मानसून रास्ते की खोज की है। चलिए आगे देखिएगा।
किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? देखिए हमारे किसी साथी का कमेंट आ रहा है 24 को एमपी टेट में 51,000 पद बढ़ने के लिए, भाई सभी बच्चे एक बार ट्वीट कर दें, ठीक है। 24 तारीख को जो एमपी टेट में 51,000 पद बढ़ने वाले थे, उसके लिए आप सभी, जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। चाहे कोई भी शिक्षक, भाई शिक्षकों की संख्या कितनी है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कह सकते हैं हम लोगों का जो रोल होता है इसमें 10% होता है, लेकिन आप लोगों का इसमें रोल 90% होता है। जब तक आप सजग नहीं होगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आप एकजुट होइए, आगे बढ़िए, हम सभी आपके साथ हैं, ठीक है। तो सभी साथियों से ये मेरी गुजारिश है, भाई एक बार ट्वीट कर दें, और एक बार ट्वीट नहीं, जब आप ट्वीट बार बार करेंगे ना तो वो चीज आप ऊपर आ जाएगी, और जब तभी सरकार के आंख और कान तभी खुलते हैं जब कोई चीज हाईलाइट होती है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बीपी भाई। चलिए यहाँ पर लिखा है किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है, ये बताइए। सबसे पहले कुषाणों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने और शकों ने। तो याद रखिए साथियों, किसने किया था? शकों ने किया था। और शकों में उज्जैन के शक थे। कौन थे? उज्जैन के शक थे। उज्जैन के शक थे। उनमें एक राजा था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन था। रुद्रदामन फर्स्ट। वह साथियों सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ। शकों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा हुआ? सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ रुद्रदामन। हमें इसके अभिलेख मिलते हैं। हमें रुद्रदामन के अभिलेख मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? गिरनार में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गिरनार में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? पहला है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। अब देखिए अगर बात हो रही है सीमेंट की, किसकी? सीमेंट की हो रही है, तो याद रखिए साथियों सीमेंट के उत्पादन में सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश का। किसका आता है? मध्य प्रदेश का आता है, ठीक है, सीमेंट उत्पादन में। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश है ही नहीं। तो साथियों अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है तो इसके बाद आता है राजस्थान आता है। तो हमें राइट विकल्प किसको देना होगा? राजस्थान को देना होगा, ठीक है। राइट विकल्प में किसको देना होगा? राजस्थान को देना होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक की उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? कहता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक। देखिए एंटी प्रति, ठीक है, बायोटिक कहते हैं जैविक, प्रतिजैविक, है प्रतिजैविक दवाइयां। अब प्रतिजैविक दवाइयां क्या है? जैविक यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए प्रयुक्त होने वाली दवा, ठीक है। प्रयुक्त होने वाली दवा कौन सी है साथियों? तो उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक अगर पूछा जाए पहली एंटीबायोटिक किससे बनी थी, तो साथियों वो बनी थी कवक से। कौन सी बनी थी? पेनिसिलियम नोटाटम। कौन सी बनी थी? पेनिसिलियम नोटाटम। कब बनी थी? 1928 में बनी थी। किसके द्वारा बनी थी? तो साथियों फ्लेमिंग के द्वारा बनी थी। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के द्वारा बनी थी। और किसके द्वारा बनी थी? सॉरी फ्लेमिंग नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा। किसके द्वारा बनी थी एक बार कमेंट करिएगा। चलिए भाई, तो कवक की जो दवा थी वो पेनिसिलियम, जो कवक से बनी दवा है वह साथियों पेनिसिलिन है। कौन सी है? पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन किसके द्वारा बनी थी? एक बार कमेंट करिएगा, माइंड से स्लिप हो गया है, नहीं याद आ रहा है। चलिए तो भी याद आ जाएगा। तो जो पेनिसिलिन दवा है वह साथियों किसके द्वारा बनी थी? पेनिसिलियम नोटाटम से बनी थी। और इसी के कारण इनको 1955 में इनको 1945 में क्या हुआ? इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था?
नोबेल पुरस्कार मिला था? अलेक्जेंड्रिया नहीं थे, अलेक्जेंड्रिया नहीं थे, रॉबर्ट फ्लेमिंग, नाम याद नहीं आ रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ही थे, कंफ्यूजन हो गया है। चलिए भाई, शायद मे भी फ्लेमिंग ही है, ठीक है। पेनिसिलिन, इतना याद रखिए भाई, अभी माइंड से स्लिप हो गया, नहीं याद आ रहा है। तो कवक की जो कवक था, कवक से पहली दवा बनी थी पेनिसिलियम नोटाटम। ये पेनिसिलियम नोटाटम कवक था, इससे जो दवा बनी थी वो पेनिसिलियन बनी थी, पेनिसिलिन बनी थी। इसके कब बनी थी? 1928 में बनी थी और 1945 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ ली। दूसरा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए वर्तमान में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवा किससे बनाई जाती है, तो साथियों जीवाणु से बनाई जाती है। पहली जीवाणु निर्मित दवा कौन सी थी? पहली जीवाणु निर्मित दवा कौन सी थी? तो पहली जीवाणु निर्मित दवा थी साथियों स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन थी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी? वॉक्समैन के द्वारा बनाई गई थी और इनको 1944 में, इसके लिए इनको 1944 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। बात समझ में आ गई। और इसका सेंटर कहाँ बना हुआ है? ऋषिकेश में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ऋषिकेश में बना हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक किसी कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्या है? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए यहां पर देखिएगा कहा जाता है कि पहला उर्वरक कारखाना कहाँ बना था। कल हमने आपको दो चीजें बताई थी, दोनों याद रखिएगा। क्या? कि पहला सूती वस्त्र उद्योग, पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा? पश्चिम बंगाल में। बताया था पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल में लगा था। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी? आप कहोगे कहो कह दो नहीं बताई थी, बताई थी। पहला बताया था कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा था, तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में लगा था। हालांकि ये फ्लॉप हो गया था, ये बात दूसरी है, फिर बाद में मुंबई में लगा, लेकिन पहला पश्चिम बंगाल में लगा था, फोस्टर में, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आपको क्या देखने को मिला? दूसरा पॉइंट आपको ये देखने को मिला कि अगर पूछा जाए उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, पहला उर्वरक कारखाना, और दूसरा अगर पूछी जाए पहली कागज मिल, क्या पूछी जाए? पहली कागज मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा साथियों, ये भी आपके पश्चिम बंगाल में ही स्थापित की गई थी। बाद में इसको कहाँ से? टीटागढ़ में जब ये शिफ्ट की गई थी तो इसने कार्य सही से करना शुरू किया, और ये जो है ये मुंबई में शिफ्ट करी गई थी, यानी दूसरा मुंबई में खोला गया था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा सिंदरी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? सिंदरी में खोला गया था, ठीक है। कहाँ खोला गया था? सिंदरी में खोला गया था, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया। दूसरी ये बात आपको याद रखना है कि साथियों अब सिंदरी से उर्वरक नहीं निकलता, सिंदरी से उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी जो उर्वरक कारखाना स्थापित किया जाता है, किया गया था, उससे अब उर्वरक नहीं बनाया जाता है। कब से? 2002 में इसको बंद कर दिया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम बंगाल, सबसे पहले फैक्ट्री लगी थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहां पर ये सही से कार्य नहीं कर सकी। बाद में दूसरा मुंबई में खोला गया। पहली कागज मिल कहाँ खोली गई थी? कोलकाता में, यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में खोली गई थी, लेकिन वहां भी इसने सही से कार्य नहीं किया। अंत में उसको टीटागढ़ में उसने सही से करना शुरू किया, ठीक है। और अगर उर्वरक कारखाना पूछा जाए, याद रखिएगा
सिंदरी। अच्छा हाँ, अगर पूछा जाए सिंदरी है कहाँ, तो साथियों सिंदरी झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। धनबाद जिला में स्थित है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित? सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी, है ना। छांट छांट के क्वेश्चन को इसीलिए लेके आते हैं कि आपका क्रम बना रहे, टूटे नहीं। तो यहाँ पर कहा गया भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधन शाला कहाँ है? तो अगर कभी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ? डिगबोई असम में है। डिगबोई कहाँ है साथियों? तो डिगबोई आपके असम में है। और ये जो तेल शोधक कारखाना जो बना था वो कब स्थापित किया गया था? 1901 में। कब स्थापित किया गया था? 1901 में। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? डिगबोई जाएगा। डिगबोई गलत लिखा है, एडजस्ट कर लो। आगे कहता है ओबरा किसके लिए जाना जाता है? जैसे ही बात आई ओबरा, है ना, ओबरा, तो आप याद रखना जो साथियों ओबरा है, ओबरा जो है ना, ओबरा, ओबरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। साथियों इसमें क्या होता है? बिजली निर्माण होता है। क्या होती है? विद्युत उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर साथियों एक बांध भी बना हुआ है। क्या है? एक बांध बना हुआ है। ये जो क्षेत्र है वह वाराणसी से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या हो जाएगा? ताप विद्युत घर हो जाएगा। क्या होगा? ताप विद्युत घर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन किन स्थानों को जोड़ता है? देखिए NH1 की बात कहेगी, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे फन नहीं बन। ठीक है, तो साथियों ये किसको जोड़ता है? सबसे पहला लिखा है दिल्ली एवं अमृतसर, वरास्ता, अंबाला तथा जालंधर। ये जोड़ता है NH1। ठीक है, तो नेशनल हाईवे जो 1 है वो किसको जोड़ता है? दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अंबाला तथा जालंधर। ठीक है, दूसरा कहता है दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, फाजिल्का। ठीक है, तीसरा कहता है दिल्ली एवं कोलकाता, बरास्ता, मथुरा तथा वाराणसी। ये जोड़ता है NH2। क्या जोड़ता है? NH2। अगर हम बात करें NH4 की, तो NH4 क्या है? मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। किसको? मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है NH4। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका टिक नहीं लगवाया क्या? टिक आपका हो जाएगा पहला। ठीक है, NH1। अगला देखिएगा, लिखा है दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो अभी हमने बात की थी दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए। देखिए दिल्ली से कोलकाता, बरास्ता, मथुरा तथा बनारस, यही तो दिया है। वही कह रहा है दिल्ली से मथुरा, पहले दिल्ली से मथुरा, फिर मथुरा से वाराणसी और वाराणसी से कोलकाता। क्योंकि दिल्ली से जब आओगे ना तो दिल्ली से सबसे पहले मथुरा, आगरा मथुरा होता ना, तो मथुरा पड़ेगा। फिर मथुरा से कहाँ जाता है? बनारस आता है, और फिर उसके बाद कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल चला जाता है। दिल्ली आपको पता होगा, दिल्ली है, मथुरा कहाँ है? यूपी में है ना। मथुरा यूपी में है कि नहीं है? फिर इसके बाद अगर हम बात करें बनारस कहाँ है? बनारस भी यूपी में है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल चला जाता है, इससे आता है ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा आपका NH2। अब हवाई राजमार्ग की बात नहीं कर रहे हैं, तुमने 2 कर दिया तो आप ये सोचो कि हवाई राजमार्ग है, मतलब बता रहे हैं NH4। चलिए अब हम बात करते हैं NH2। NH2 किसको जोड़ता है? चेन्नई को मुंबई से। किसको जोड़ता है? चेन्नई को मुंबई से। याद रखिएगा, चेन्नई को मुंबई से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत की पहली डाक टिकट 1837 में रिलीज की गई। भारत की पहली टिकट 1837 में रिलीज की गई। भाई 1837 की बात की जा रही है
तो इसका मतलब देश हमारा क्या था? देश हमारा गुलाम था, है ना। यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों ये जो पहली डाक टिकट थी, पहली जो डाक टिकट थी वह साथियों कहाँ से रिलीज की गई? कहाँ से रिलीज की गई? तो पाकिस्तान के कराची से। कहाँ पर? पाकिस्तान के कराची से रिलीज की गई। अगर पूछा जाए कराची कहाँ है, तो कराची साथियों सिंधु नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। सिंधु नदी के, ऐसा लगता है ना कि कराची को लटका दिया गया हो पाकिस्तान से, ऐसा फील होता है जब आप एटलस से देखोगे। तो कराची सिंधु नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? कराची जाएगा। ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट विभाग की स्थापना कब हुई? तो साथियों डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 में। किसके शासन में? लॉर्ड डलहौजी। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में साथियों पहली डाक विभाग की स्थापना हुई। पहला विकल्प राइट चला जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि पहली रेलगाड़ी कब चली और किन किन के बीच चली, कमेंट करिएगा फटाफट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कहता है भारत को कुल कितने पिन कोड में विभाजित किया गया है? ठीक है, यहाँ पर ई विकल्प और लिख लीजिए 9, ठीक है। कहता है भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8, फिर है 9। तो याद रखिएगा भारत को कुल 9 पिन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। और जो आपका पिन कोड होता है ना, पिन कोड साथियों 6 अंक का होता है। पिन कोड में 6 अंक होंगे। पहला अंक देश के लिए, दूसरा अंक जो होता है वो उप क्षेत्र यानी राज्य के लिए होता है, तीसरा जो होता है वो जिला के लिए होता है, और जो शेष 3 होते हैं वह आपके जो पोस्ट होता है या जो डाकघर होता है, डाकघर से संबंधित होता है, ठीक है, डाकघर से संबंधित होता है, याद रखिएगा। ये शेष 3 किससे होते हैं? डाकघर से संबंधित होते हैं। तो भारत को कुल कितने पिन कोडों में डिवाइड किया गया है? 9 पिन कोड है, क्षेत्र है। जैसे उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश को अलग अलग नंबर मिले हैं। किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 3 मिला, कहीं कहीं पे 2-2, 3-3 राज्यों के एक ही पिन कोड, एक ही नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहां स्थापित किया गया? कह रहा है भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब स्थापित किया गया? 1940 दिल्ली, 1913 कोलकाता, 1913 शिमला, 1918 मुंबई। तो साथियों पहला कब बना था? 1913 में। और 1913 को कहां बना हुआ था? शिमला में बना था। कहां बना था? शिमला में बना था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा है भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ की गई? भारत में एसटीडी सेवा पहला है 1960, 1958, 1974, 1952। तो साथियों भारत में पहले एसटीडी सेवा, एसटीडी आप जानते हो ना, एसटीडी फोन से संबंधित है। तो जो एसटीडी सेवा है साथियों वो कब से शुरू की गई थी? 1960 में शुरू की गई थी। जब कोई व्यवस्था शुरू की जाती है तो पहले एक छोटे से क्षेत्र में शुरू की जाती है। तो एसटीडी सेवा भी जब स्टार्ट की गई थी तो साथियों कानपुर से लखनऊ के बीच शुरू की गई थी। कानपुर से लखनऊ के बीच शुरू की गई थी, ठीक है। कब? 1960 में। कब? 1960 में, है ना। क्या? एसटीडी सेवा। तो राइट विकल्प आपका पहला चला जाएगा। एक सेकेंड, आपके कमेंट भी देखते रहें बीच बीच में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा। कानपुर से लखनऊ, ये चीजें आप देखिए, ये जरूरी नहीं, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। ये हमारे बायोलॉजी से भी, सॉरी बायोलॉजी नहीं, ये हमारे संविधान से भी रिलेटेड हो जाती है ना।
और यही हम कह सकते हैं ये हमारे ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। चलिए यहाँ पर आगे देखिए, कहता है प्रश्न वही है, सर्वप्रथम एसटीडी सेवा कब शुरू की गई थी? तो भी हमने पीछे बताया था 1960 में शुरू की गई थी। कहाँ से लेकर? तो लखनऊ और कानपुर के बीच। कहाँ से? लखनऊ और कानपुर के बीच। याद रखिएगा कि साथियों कानपुर से ही रिलेटेड हम हैं, तो याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट की गई? कानपुर से। और लखनऊ से रिलेटेड है आपके शुभम सर, है ना। तो कहाँ से एसटीडी सेवा शुरू की गई है? 1960 में शुरू की गई थी, लखनऊ और कानपुर के बीच में, जिसके द्वारा कि आपका ये कार्यक्रम चल रहा है, ऑनलाइन का कार्यक्रम चल रहा है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही जाएगा? विकल्प डी आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसमें से कई साथी हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने हमसे हिंदी भी पढ़ी होगी। तो साथियों याद रखिएगा सबसे ज्यादा कौन से भाषा को बोलने वाले लोग हैं? भारोपी। भारोपी मतलब भारत और यूरोपी। भारत और यूरोपी। भारत को कहते हैं इंडो, क्या कहते हैं? इंडो यानी इंडियन कहते हैं, और यूरोपी को आर्यन कहा गया, इसीलिए क्या हो गई? भारोपी हो गई। क्या होगी? भारोपी होगी, यानी इंडो आर्यन। सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है? इंडो आर्यन बोली जाती है। इसके बाद द्रविड़ बोली जाती है, फिर इसके बाद बोली जाती है ऑस्ट्रिच, फिर इसके बाद बोली जाती है चीनी तिब्बती। इसको कहा जाता है चीनी तिब्बती। ठीक है, और इसको कहा जाता है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक इसको कहा जाता है द्रविड़, और इसको कहा जाता है भारोपी। तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलने वाला परिवार रहता है? भारोपी भाषा परिवार बोलने वालों की संख्या अधिक है। अगला देखिएगा, अगला कहता है कौन सी नदी अरावली से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो साथियों आपको याद रखना है, पहले है लूनी, साबरमती, साहिबी और नेत्रावती। तो आपको याद रखना है कि साथियों जो लूनी नदी है वह आपके अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत से निकलती है, और ये निकलती के साथ साथ साथियों ये बहती कहाँ है? राजस्थान में बहती है। क्या है? राजस्थान में बहती है। आपको पता होना चाहिए इसका जल कैसा है। इसका जल साथियों खारा है। तीसरी इसकी विशेषता है कि ये अपना जल किसी सागर में नहीं गिराती। ये अपना जल किसी सागर में नहीं गिराती। ये साथियों अपना जल गिराती है कच्छ के रन में। किसमें? कच्छ के रन में, यानी कच्छ के दलदल में ये अपना जल गिरा देती है। तो यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा ए। उसी से लगी हुई है खंबात की खाड़ी। क्या लगी हुई है? खंबात की खाड़ी। ठीक है, आगे देखिएगा, साबरमती नहीं होगा, साबरमती नहीं होगा, लूनी होगा। लूनी होगा। भाई जा रहे हैं तो क्या अभी चले जाएं? अभी चले जाएं बताइए आप लोग। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो हम चले जाते हैं। ठीक है, लगता है आप लोगों का पढ़ने का मन है नहीं, इसीलिए आप लोग जबरदस्ती हमको भेज रहे हो। चलिए, 30 का सी, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? देखिएगा, ये साथियों हमारे, हम कह सकते हैं ये हमारा दक्षिण भारत है। इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। इसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, क्योंकि ये टेबल की तरह कुछ उठा हुआ है। टेबल की तरह उठा हुआ है। यहाँ पर साथियों आपका है पश्चिमी घाट, और यहाँ पर है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कहाँ मिलता है? तो ये स्थान है आपका नीलगिरी पर्वत। क्या होता है? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत को ही क्या कहते हैं? पर्वती गांठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वती गांठ कहा जाता है। ठीक है, अब साथियों इसके दक्षिण में दक्षिण की तरफ कुछ शाखाएं फूट जाती हैं, और कुछ शाखाएं इसकी उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती हैं। उत्तर पूर्व में जाती है उनको कहते हैं पालनी की पहाड़ी। क्या कहते हैं? पालनी की पहाड़ी। और जो साथियों दक्षिण की तरफ आती है उसको कहा जाता है इलायची की पहाड़ी। क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। तो अगर पूछा जाए इलायची की पहाड़ी को और किन किन नामों से जानते हैं, तो याद रखिएगा इलायची जो शब्द है साथियों वो कैसा है? तद्भव है। अगर पूछा जाए कि इसका तत्सम क्या है तो उसको कहते हैं एला। क्या कहते हैं?
एला कहते हैं। तो इसी को कहा जाता है एला की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? एला गिरी। देखिए गिरी किसको कहते हैं? गिरी पहाड़ को कहते हैं। तो एलागिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को साथियों एक और नाम दिया गया है कार्डामम की पहाड़ी। कार्डामम की पहाड़ी है ना, कार्डामम की पहाड़ी। ठीक है, तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? सी चला जाएगा। आज थोड़ा कह सकते हैं अजीब सा फील हो रहा है। चलिए खैर, यहाँ से थोड़ा एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं, है ना, जिसपे डाउट हुआ था। साथियों जो बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा बनी, है ना। अगर पूछी जाए जीवाणु से निर्मित दवा और पूछी जाए कवक से निर्मित दवा, तो कवक से निर्मित सबसे पहली दवा थी पेनिसिलिन। कौन सी थी? पेनिसिलिन, जिसको बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग ने कब बना दिया था? 1928 में। ठीक है, लेकिन इनको साथियों 1945 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। जबकि जीवाणु से सबसे पहले निर्मित दवा कौन सी थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन थी। इसको किसने बनाया था? वॉक्समैन ने बनाया था। किसने बनाया था? वॉक्समैन ने बनाया था। और इसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिल गया था? 1944 में। ठीक है, और ऐसा माना जाता है 1944 में ही इन्होंने दवा बनाई थी लगभग, और उसी वर्ष इनको मिल गया था। देखिए इन्होंने 1928 में बना दी, पुरस्कार 1945 में बाद में मिला। वॉक्समैन ने बाद में बनाई और तुरंत ही पहले ही लेके नोबेल पुरस्कार फुर्र हो गए। समझ में आया? तो जो एंटीबायोटिक दवा है इनको याद रखिएगा। और हाँ, अगर पूछा जाए वर्तमान में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवा किससे बन रही है, तो जीवाणु से बन रही है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए साथियों इतना है, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर। और हाँ, जो हमारे साथी हिंदी से जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी की क्लास शाम 7 बजे से स्टार्ट की गई है, 7 से 8 के बीच। तो इसमें आप अवश्य जुड़ें। ठीक है, इसमें अवश्य जुड़ें। और जो हमारे मैथ के साथी हैं वो यहीं रुके, बाकी सब भाई चलिए हो गई छुट्टी, घंटी बज गई।